नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में और पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा लेक्चर 3 है। अब तक हमने पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास के अंदर हमने फीचर्स पढ़ रहे थे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ रहे थे कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हमारे लिए जरूरी होता है, व्हाई एंड हाउ, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब एक चीज यहां पर ये देखो, अगला जो फंक्शन है, चौथा फंक्शन जो है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ अ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किससे डिसाइड होता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड होता है कि सोसाइटी के गोल क्या है, सोसाइटी के एस्पिरेशन क्या है। यानी कि कुल मिला के इन सॉल्व बात यह है कि सोसाइटी चाहती क्या है। पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस है वो बना करते थे, इसमें केवल रूल्स होते थे। द मोस्ट ऑफ द ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस लिमिटेड देमसेल्व्स, यानी कि उनमें क्या हुआ करते थे, केवल रूल्स हुआ करते थे, ज्यादा कुछ उसमें हुआ नहीं करता था। केवल और केवल क्या होते थे, रूल्स होते थे, और वो भी रफ रूल्स। और इन रूल्स को चाहे कोई माने चाहे ना माने, ये रूल्स तो वैसे के वैसे ही रहते थे। यानी ये सोसाइटी के इच्छा पर नहीं बनते थे। कहने का मतलब है ये रूल्स जो है, यानी जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमसे थोड़ी पूछा जाता है कि भैया आप होमवर्क करोगे कि नहीं करोगे, आप स्कूल टाइम पर आओगे कि नहीं आओगे, आप बताओ स्कूल का टाइम क्या रख देना चाहिए, है ना। नहीं पूछते हमसे, नहीं पूछते ना हमसे। तो उसी टाइप से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा ही था, रूल्स होते थे और वो रफ होते थे, और बच्चे जो है उनको मानना ही पड़ता था। जैसे आपको स्कूल के अंदर रूल्स मानने पड़ते हैं ना, वैसे। लेकिन चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता होती है, ये चीज होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो। तो ये नारा यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो वैसा हम चाहे जैसा, कॉन्स्टिट्यूशन हो वैसा हम चाहे जैसा। इसका मतलब, अगर मान लो कोई चोरों की सोसाइटी है जहां चोर ही चोर रहते हैं, तो चोरों की वाले सोसाइटी वाले लोग क्या करेंगे, वो कह देंगे भैया आज से चोरी क्राइम नहीं है। उनकी सोसाइटी में सेट हो रहा है, इनके लिए चोरों की सोसाइटी में सेट हो रहा है, वो कह देंगे भाई चोर कोई क्राइम नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही होना चाहिए, तो उनकी सोसाइटी वो मानती है तो चोरी वहां पर क्राइम नहीं होगी। ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी है जहां पर एक व्यक्ति 4 से 5 शादियां कर सकता है ना। यकीन नहीं हो रहा ना आपको, आज गूगल पर सर्च करना कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई व्यक्ति 2 या 2 से ज्यादा शादियां कर सकता है। वो देश कौन सा है मुझे बताना ढूंढकर, है ना। देखो, यानी कि ये डिपेंड करता है कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। वो कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन किस पर डिपेंड करता है, सोसाइटी पर। सोसाइटी जैसी होगी वैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हम लोग चाहते हैं भाई, आज अगर यहां पर हमने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाया है, हमने रिलीजियन डिस्क्रिमिनेशन को हटाया है, तो ये सब हमारी इच्छा थी, ये हमारी सोसाइटी की इच्छा थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की इच्छा थी, हमारे इंडिया के फ्रीडम की इच्छा थी, स्वतंत्रता की इच्छा थी कि ये सब चीजें हटा दी जाए। तो प्रोविजंस, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन खुद तो काम नहीं करेगा, काम कौन करेंगे, प्रोविजंस करेंगे, कानून काम करेंगे। तो प्रोविजंस फॉर एनवेलिंग फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ क्या बनाए जाएंगे, प्रोविजंस बनाए जाएंगे, और ये प्रोविजंस क्या करेंगे, ये सोसाइटी के एस्पिरेशंस को, सोसाइटी के गोल्स को क्या करेंगे जी बेटा, फुलफिल करेंगे। समझ में आ गई ना बात। यानी जैसा चाहेगी सोसाइटी वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, यहां पर एक कार्टून है, आपकी बुक के अंदर ये कार्टून दे रखा है। इस कार्टून को थोड़ा गौर से देखो। यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी जो है ना, उनका चेहरा देखो भैया, कितने परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये लोग ट्रेडिशनल बिलीव करने वाले लोग हैं, है ना। ये कहेंगे हम तो भी वंदे मातरम गाएंगे। ये लोग थोड़े से मॉडर्न टाइप के लोग हैं, ये कह रहे नहीं हम तो जनगण मन गाएंगे। और ये लगे हुए हैं इन दोनों के अंदर तालमेल बनाने के लिए, इसलिए एक को बना दिया राष्ट्रगीत, एक को बना दिया राष्ट्रगान, है ना। अब यहां पर ये जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत रखा गया है, ये इसीलिए रखा गया है, ये इसीलिए रखा गया है ताकि क्या हो जी, लोगों में समन्वय बैठ सके। ये जो कार्टून आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्टून 4 दिसंबर 1949 का है।
4 दिसंबर 1949 का है। कहाँ छपा है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये शंकर जी के लिखा हुआ है, उनका कॉपीराइट है ये शंकर जी का, और चिल्ड्रन बुक्स ट्रस्ट यहाँ पर ये छपा हुआ है। द Constitution makers have to address themselves to very different aspirations. Here is a Nehru trying to balance between the different vision and ideologies. अलग अलग टाइप की आइडियोलॉजीज थी भाई जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। नेहरू ही क्यों, यहाँ पर नेहरू नहीं है, यहाँ पर वो हर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर खड़ा है और जो तालमेल बैठाने में लगा हुआ है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने हमेशा बीच का रास्ता निकाला जिसमें कोई व्यक्ति नाराज नहीं हो। किसी व्यक्ति को हम सब लोगों, सबका साथ सबका विकास जो है ना मोदी जी आज कहते हैं, ये बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आत्मा में छिपी हुई है। ये बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर घुसी हुई है बेटा, समझिए ना। तो यहां पर यही तो बात लिखी हुई है कि डिफरेंट टाइप की, वेरियस टाइप की आइडियोलॉजीज, वेरियस टाइप्स के लोगों के बीच में बैलेंस बैठाने का। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट दिस डिफरेंट ग्रुप्स स्टैंड फॉर, कि यहां पर क्या आप बता सकते हो कि अलग अलग ग्रुप्स क्यों हो जाते हैं, क्यों वो अलग अलग, एंड हु डू थिंक प्रिवेलेंटेड इन दिस बैलेंसिंग एक्ट, और कौन सी ऐसी चीज है जो कि इसको बैलेंस करने में काम आएगी। तो बैलेंस करने के काम में क्या आएगी जी, बीच का रास्ता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज का बीच का रास्ता है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, हम हमारे पास क्या है जी, फेडरल गवर्नमेंट को हमने अपनाया। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है जी, जहां पर स्टेट की पावर अलग होती है और सेंटर की पावर अलग होती है। हमने फेडरल गवर्नमेंट को अपनाया, लेकिन उस फेडरल गवर्नमेंट में भी हमने यूनिटरी सिस्टम लगा दिया, यानी सेंटर को ज्यादा पावर दे दी डिस्प्यूट खत्म करने के लिए। हमने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन लोकल लेवल तक कर दिया ताकि हर व्यक्ति, हर छोटे से छोटा व्यक्ति अपने आप को इस पूरी सरकार का अंग समझ सके। ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा वैसा होना चाहिए, प्रोविजन हमेशा वैसा होना चाहिए जैसा ये सोसाइटी चाहे। इसलिए उन्होंने जनगण मन को तो क्या बना लिया, राष्ट्रगान, और वंदे मातरम को क्या बना लिया, राष्ट्रगीत। दोनों की बात रख ली, चलो आप भी सही और दोनों सही तो काम भी होगा सही। वेरी गुड, शाबाश। तो हमने ये बात समझ ली कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा वैसा बनेगा जैसा कौन चाहेगा, सरकार चाहेगी नहीं, कौन चाहेगा, जैसी जनता चाहेगी। जैसा जनता चाहेगी वैसा ही क्या बनेगा मेरे बेटे, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, हमारा संविधान बनेगा। अब यहां पर ये दो एग्जांपल देखो, इंडिया का और साउथ अफ्रीका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय बन रहा था उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनटचेबिलिटी और ये जो चीजें थी, कास्ट सिस्टम, इसको अलग करने के लिए हमने संविधान की प्रस्तावना से लेकर एंड तक हर जगह पर यह कहा है कि वी आर बिलीविंग इन इक्वलिटी। हम किसमें बिलीव करते हैं, हम बिलीव करते हैं इक्वलिटी के अंदर। हम बिलीव करते हैं कि सब इंसान एक समान, हम सब क्या है, एक है, हम सब क्या है, एक है, इसमें हम बिलीव करते हैं। समझ में आई ना बात आपको मेरे बेटे। साउथ अफ्रीका में क्या है जी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था साउथ अफ्रीका के अंदर। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी काला गोरा, गोरा काला, है ना। आपको पता है कि अभी एक एड पहले अपने एक क्रीम आती थी फेयर एंड लवली, अभी भी आती है फेयर एंड लवली, बट आपको पता है कि ये अमेरिका के अंदर अभी भी ये रेशियल का डिस्क्रिमिनेशन हुआ था थोड़ा बहुत। अफ्रीका के अंदर भी कुछ देशों में आज भी देखने को मिला है। इसलिए फेयर एंड लवली ने अपना नाम चेंज करके कर दिया है अब ग्लो एंड लवली। पता है आपको ये जानकारी, पता होगा, ये जीके का क्वेश्चन बन गया भाई, ग्लो एंड लवली। मजाक कर रहा हूं, जीके में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बट ये क्यों हुआ है, ये इन्होंने कदम लिया है, फेयर वर्ड ही क्यों यूज किया जाए, गोरा ही क्यों बनाना है, ग्लो वर्ड डाल के उन्होंने अपनी कंपनी को सेट कर लिया। क्योंकि फेयर कहने का मतलब तो ये हो गया कि जो ब्लैक है उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, यानी जो ब्लैक है उसके मन में ये भाव पैदा कर देना भाई वो काला है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन के अंदर, वो काला है इसलिए वो काला कलूटा है इसलिए उसके साथ अलग गलत बिहेव करना चाहिए, जैसा कि साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ करता था, है ना। तो ये बात आपको अगर समझ में आ गई है तो ये चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कैसा बनता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में एक ही बात थी कि भैया यहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, ऊंची जाति, नीची जाति, छोटी कास्ट का ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, इसको खत्म करेंगे। कैसे करेंगे, सबको इक्वल पर लाओ, सबको इक्वल पर लाओ और ये नारा बजाओ कि सब इंसान एक समान, सब इंसान एक समान। साउथ अफ्रीका में क्या है मेरे बेटे, साउथ अफ्रीका की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने अपना लिया यहाँ पर।
कुल मिला के जो चाहती थी कौन, जनता, तो जनता जो चाहती थी उसी को उन्होंने अपनाया। फिर अगली बात आती है कि सोसाइटी अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए क्या किया हमने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, सोसाइटी के गोल्स को फुलफिल करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये डीपीएसपी क्या है जी, ये डीपीएस स्कूल नहीं है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दो चीजों का यूज किया। फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो आप छोटी क्लासों में पढ़ते ही आए होंगे कि हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारी क्या करते हैं, हमारी एक तरीके से हमारी जो डिग्निटी है उसको बढ़ाते हैं, हमारी हमें हमें ये आज़ादी देते हैं कि हम किसी भी धर्म का पालना कर सकते हैं, हमें ये आज़ादी देते हैं कि हम शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स किसके हैं, सोसाइटी के ही है। सोसाइटी खुद की इच्छा थी, हर व्यक्ति ये चाहता था कि मैं स्वतंत्र रहूं, मेरी अभिव्यक्ति की मुझे आजादी मिले, मैं जो कहना चाहता हूं मैं खुला होकर कह सकूं, मुझ पर कोई बाध्यताएं नहीं हो। तो यहां पर ये चीज भी किसमें डाल दी, फंडामेंटल राइट्स में डाल दी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े से बड़े आपातकाल में भी फंडामेंटल राइट्स के कुछ एक प्रोविजंस ही हटाए जा सकते हैं, मेजर प्रोविजंस को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा अधिकार है, वो है जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, इसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये क्या है जी, ये एक प्रकार से आपको ये समझ लीजिए कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो अपनी वसीयत छोड़ के गए। वो कहकर गए कि एक पन्ना लिखकर गए कि मेरे बेटे आगे बनाने वाले प्रधानमंत्रियों, आगे बनने वाले राष्ट्रपतियों, आगे बनने वाले मंत्रियों, आगे बनने वाले नेताओं, ये सुनो कि ये कुछ एक पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पर काम करना, तुम अच्छी से अच्छी सरकार बना पाओगे, तुम्हारी सरकार हमेशा सक्सेस होगी। तो कुछ एक पॉइंट्स है जिनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। नीति निर्देशक मतलब कि गवर्नमेंट को एक दे दिया कि नीति यानी प्लानिंग कैसे बनाओगे, आप प्लानिंग कैसे बनाओगे, इसके बारे में सारी जानकारी यहां पर दे रखी है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं मेरे बेटे, आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के हमारे सामने बात क्या निकल कर आई, ये समझिए आप, हमारे सामने बात क्या निकल कर आई, ये इसका कंक्लूजन है। ये चीज याद रखनी है, कीवर्ड है इसका, ये याद रखना है आपको कि द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। यानी कि क्या करना है जी, सोसाइटी के गोल्स को क्या करना है, फुलफिल करना है। सोसाइटी के गोल्स को क्या करना है, फुलफिल करना है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। यहां पर मैंने एग्जांपल दिए, ये आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दे रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्रोलिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, दे आल्सो गिव पावर्स टू द गवर्नमेंट टू परसिंग द कलेक्टिव गुड ऑफ द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका की यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि साउथ अफ्रीका ने क्या किया, और यहां पर एक एग्जांपल इंडोनेशिया का भी दे रखा है। तो ये दोनों एग्जांपल आपके पढ़ने के हैं, आपको समझ में आएगा कि साउथ अफ्रीका ने किस टाइप से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेट किया, किस तरह से उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को हटाया प्रोविजंस लाकर, और इंडोनेशिया के अंदर इंडोनेशिया ने एजुकेशन सिस्टम को अपने कंट्रोल में लिया और इंडोनेशिया को क्या किया, डेवलप्ड करने में अपनी भूमिका निभाई। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया है, आज की क्लास अच्छे से समझ में आई है। और अगर समझ में आई है तो आप मुझे जरूर बताएंगे इस बारे में कि सर हमें पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है, हमने एक एक चीज को बहुत गहराई से यहां पर पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, परंतु समय से ज्यादा जरूरी है ये 11th क्लास। ये 11th क्लास जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपने इसको दिल लगा के पढ़ लिया ना तो ये हमेशा आपके काम आएगी। ये एवरग्रीन, आप समझ लीजिए एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है आपका, जो आप कर रहे हो। आज जो आप पढ़ रहे हो ये आपको आने वाले अगले 10 साल तक काम आने वाला है, बड़े से बड़े एग्जाम तक। बड़े से बड़ा एग्जाम दिया ना 10 साल तक ये मैटर आपके काम आने वाला है। तो इसलिए आप इसको दिल लगाकर पढ़िए, आराम से समझ कर पढ़िए, आराम से इनके नोट्स बनाइए, कोई भी प्रकार का डाउट हो तो पूछिए।
और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर आप सभी के पास है, नहीं है तो लिख लीजिए 8562815057। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।